इस बार वो लाए हैं वोट चोरी। उसमें बताया कि ब्राज़ील की एक मॉडल है, हाँ। उसके नाम 19 वोट है, मॉडल ब्राज़ील की है। अखिलेश यादव एक कदम आगे बढ़े, उन्होंने उसका नाम दिया डकैती। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और दूसरे अमित शाह। आप उनकी लाख आलोचना कीजिए अगर आप उनके विरोधी हैं तो। ऐसा यार तो चुनाव आयोग करा रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रहे हैं? 65 लाख वोट कटी, हरियाणा में लाखों प्रभावित हुई, महाराष्ट्र में लाखों प्रभावित हुई, 30-42 लाख, 30-32 लाख। आरजेडी पिछले 15 साल से लगातार जीत रही थी, इस बार वो भी हार गई। योगी आदित्यनाथ की जो वर्किंग है उसमें इनका एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत कंट्रोल है। परिवार में कलह हुई, असदुद्दीन ओवैसी को का फैक्टर, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करना, असदुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहना, नीयत अलग चीज़ है, नीति अलग चीज़ है। इलेक्शन कमीशन जो है उसे किसी की सुननी नहीं है, अपना टारगेट अचीव करना है। भारत के अपोजिशनल लीडर राहुल गांधी सड़क का आदमी नहीं है, बिल्कुल विपक्ष का नेता है देश का। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी और मैं हूं आपके साथ माहिम खान। हर बार की तरह एक बार फिर मैं आपके साथ एक अपने सवालों की सूची लेकर आई हूं और इस बार जो हम बात करेंगे वो एसआईआर पे बात करेंगे। देश भर में एसआईआर की चर्चा हो रही है। बिहार में चुनाव हुए, बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर हुआ, अभी कई जगह पर एसआईआर होने की बात हो रही है। यूपी हो गया, बंगाल हो गया, और इसी एसआईआर के चलते कांग्रेस ने भी एक ऐलान किया है कि वो एक महारैली करेंगे दिल्ली के रामलीला मैदान में। तो क्या है ये सब, मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मैं आज करूंगी सर से। मेरे साथ मौजूद हैं इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आस मोहम्मद कैफ सर। सर आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद माहिम खान जी। ठीक है आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? वेरी नाइस टू। थोड़ा कोल्ड है दिल्ली में, हाँ उसकी वजह से हेल्थ में थोड़ा असर है, मगर वेरी नाइस गुड। सर, मेरा पहला सवाल है कि बिहार में चुनाव के बाद हर तरफ, चारों तरफ कह सकते हैं कि एसआईआर की बात हो रही है। अभी अगला बंगाल और यूपी में अधिक चर्चा में है कि वहाँ पे हो सकता है। और इसी बीच कांग्रेस ने भी, अभी जैसा मैंने बताया अभी, कि एक रैली का ऐलान किया है। तो क्या है इस पे, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए माहिम, एसआईआर जो है एक्चुअली वो मतदाता पुनरीक्षण है। अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि ये ऐसा क्या है जिसकी वजह से अपोजिशन को बहुत भयंकर जो है वो डर पैदा हो गया है, इसको हम तो डर ही कह रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि पिछले कुछ समय से हमने राहुल गांधी को वो चोर शब्द का इस्तेमाल करते हुए बहुत सुना है। पहले वो लाए थे चौकीदार चोर है, हाँ। तो उसके बाद जो है वो रिटेलिएशन में बीजेपी लाई थी मैं भी चौकीदार। इस बार वो लाए हैं वोट चोरी, और वोट चोरी में उनका कहना ये है, उन्होंने 2-3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 उसमें काफ़ी बड़ी थी। तो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया कि एक घर पर 200 वोट है। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की उसमें बताया कि ब्राज़ील की एक मॉडल है, हाँ। उसके नाम 19 वोट है, मॉडल ब्राज़ील की है। उन्होंने अपने तर्कों से कर्नाटक का उदाहरण दिया, हरियाणा का उदाहरण दिया, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। कई विधानसभाओं को उन्होंने सिंबॉलिकली समझाया, अपोजिशन के लीडर बुलाए और बताया कि देखिए यहाँ लेक है, आपका वोट जो है वो कोई दूसरा डाल रहा है, यहाँ चोरी है। उन्होंने इसका नाम दिया चोरी। अखिलेश यादव एक कदम आगे बढ़े, उन्होंने उसका नाम दिया डकैती। कि चोरी छोटा अपराध होता है, डकैती बड़ा अपराध होता है, तो हम तो इसे डकैती कहेंगे। स्टोरी ये है कि एसआईआर जो है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, और इसमें वोटों को घटाया और बढ़ाया जाता है। चुनाव आयोग ये कराता है। वोटों को घटाया और बढ़ाया जाना गलत तरीका नहीं है। घटाना किसको है, बढ़ाना किसको है, पहले ये समझना है। घटाना उसको है जैसे एक लड़की है, उसकी शादी हो गई, दूसरी विधानसभा में चली गई, तो उसकी वोट वहाँ से कट जाएगी क्योंकि उसकी शादी हो गई, दूसरी जगह नहीं बनेगी। ये पुनरीक्षण है। एक व्यक्ति है, उसकी डेथ हो गई, तो उसका नाम वोटर लिस्ट में अभी भी है तो वो कटेगा। काम तो ये है। एक व्यक्ति है जो
पिछले चुनाव में 16 साल का था, लेकिन इस चुनाव में वो 21 का हो गया, तो उसका वोट बनेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि हमको ये करना है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है जिनके हाथ में सिस्टम होता है, मैं इसको बहुत अच्छे से समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैं SIR को, इस सिस्टम को इसलिए अच्छे से समझता हूँ कि ईश्वर की कृपा से मैंने गांव के प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक के चुनाव की रिपोर्टिंग की है, इसलिए मैं इस पूरे सिस्टम की बारीकियों को समझता हूँ। तो वोट बढ़ाना और घटाना ये चलता है, जिसको सरकार ये कह रही है कि ये SIR एक स्टेट का है, दूसरे स्टेट का है, पहले भी हुआ था। ये SIR का नाम बड़ा है, जबकि गांव में, देहात में, कस्बों में ये हर चुनाव आने से पहले होता है। वहाँ वोट बढ़ाई जाती है। जो प्रधान विरोधी होता है वो ये कह करके कि ये इसकी वोट ठीक नहीं है, उसको घटा देता है। आपको नहीं पता है, एक रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। अभी नहीं हो रहा है वो, थोड़ा जागरूकता अधिक है। 20 साल पहले तक पड़ोस के गांव के आदमी पड़ोस के गांव में वोट डालने चले जाते थे, और उसमें आपने कहीं ना कहीं ये खबर सुनी होगी कि थाने में, कोर्ट में, कचहरी, थाने में 18 साल से कम आयु के वोटरों को पकड़ के बंद कर दिया जाता था, और जब तक वोटिंग होती रहती थी तब तक उन्हें बंद रखते थे। जब वोटिंग ख़त्म हो जाती थी तो उनको छोड़ देती थी। दूसरी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है सामने, ये विधानसभा लोकसभा की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है प्रधानी की और चेयरमैनी के चुनाव की। तो दूसरी पार्टी जो सामने चुनाव लड़ रही है, वो दूसरी पार्टी बताती थी कि इसकी उम्र कम है, इसको निकाल दो। आधार कार्ड जब तक अस्तित्व में नहीं था, तो आधार कार्ड अस्तित्व में नहीं था तो उसको प्रूव करना पड़ता था कि मैं 18 का हूँ या नहीं हूँ। दाढ़ी मूछ नहीं आई तो आदमी वेरीफाई करता था कि ये 18 का नहीं लग रहा, छोटा बच्चा है। अधिकारी को बताता था, अधिकारी उसको वेरीफाई करता था कि हाँ ये 18 से कम का है, नहीं तो तुम प्रमाण दो कि तुम 18 से ज़्यादा क्यों हो। ऐसा बहुत होता था। ये फर्जी वोटिंग का पैटर्न था, लोकल पैटर्न। BLO जो वोट बनाता है, वो पहले जो वोट बनाते थे, जिसको चुनाव लड़ना है वो अपने 4 वोट एक्स्ट्रा घर परिवार के बनवा लेता था। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, मेरे एक रिश्तेदार ने, मेरे भाइयों की शादी हुई कज़िन की, तो मेरे एक रिश्तेदार ने, उनकी जो दोनों बहुएं थी उनसे मात्र रिश्ता हुआ था, लेकिन इस स्थिति में वोट बनने का समय आ गया। तो वोट बनने का समय आ गया तो पत्नी करके उनका नाम करके वोट में शामिल करा दिया। शादी हो गई आई वो 6 महीने बाद, लेकिन उससे पहले वोटिंग लिस्ट में उनका नाम पत्नी के तौर पे आ गया था। हुई शादी उन्हीं से, लेकिन वोट पहले बन गई। तो जेन्युइनली देखें तो ये गलत काम था, ये गलत काम था। एक मामले में ऐसा भी हुआ, ये भी सच है, कि जिस लड़की से सगाई हुई थी उससे शादी नहीं हो पाई, लेकिन वोट उसकी बन गई पत्नी के तौर पर। ये भी सच है, तो ये एकदम सही बात है। तो दूसरा, अब SIR जो है, अभी हम लोग उस पैटर्न को समझ नहीं पा रहे। SIR जो है वो इसी सिचुएशन का, जो मैंने आपको समझाया, इसी सिचुएशन का बड़ा रूप है, ब्रॉड रूप है। यहाँ इस तरह का वोट बढ़ाना और घटाना, अपने समर्थकों का बढ़ाना और अपने विरोधियों का घटाना, करता कौन है? जैसे BLO करते हैं, बूथ लेवल अफसर कहते हैं उसको, बूथ लेवल ऑफिसर। सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है गवर्नमेंट टीचर होता है, उसमें वो जहाँ रहता है बूथ लेवल ऑफिसर, उसी आसपास के इलाके में उसको जिम्मेदारी दी जाती है वोट बनाने की और घटाने की। मैं आपको उदाहरणार्थ एक कस्बा बताता हूँ, आपको नाम लेकर बता रहा हूँ ताकि क्लियरिटी हो जाए, आप सभी को पता चल जाए SIR है क्या। मेरे यहाँ, मेरे टाउन में चुनाव था, तो एक बूथ लेवल अफसर को, BLO को एक काम दिया गया वोट बनाने का। नगर पंचायत का चुनाव था, तो वो जिसका नज़दीकी था, जिसकी बिरादरी का था, वो
2 बार सिटिंग चेयरमैन रहे, तो उनका उनसे पारिवारिक जुड़ाव था। तो उन्होंने देखा कि जो उनका अपोजिट व्यक्ति है, यानी जो चेयरमैन रहे उनका जो अपोजिट व्यक्ति है, उसका वोट उसे कहाँ से मिलती है। तो उन्होंने योजना बना करके वो उस इलाके का बूथ लेवल अफसर बन गया जिसमें अपोजिट की वोट थी। ओपोनेंट जो है, अपोजिशन जो है, ओपोनेंट जो है, उसकी वोट थी, उसका मोहल्ला था, वहाँ उन्होंने जा करके उसकी 150 वोट काट दी। चुनाव हुआ, 13 वोट से वो चुनाव हार गया। यानी जिसकी 150 वोट कटी थी वो 13 वोट से चुनाव हार गया। सच है ये। तो सीधे तौर पर उस बीएलओ ने चुनाव जितवाने में अपने व्यक्ति को मदद कर दी। ये होता है, ये जेन्युइन है, जेन्युइनिटी है। ये गांव में होता है, ये कस्बों में होता है। अब ये होता आ रहा है बहुत पहले से। कांग्रेस के नेता जिस प्रकार के नेता हैं, ये पॉलिटिक्स करते हैं लैपटॉप की, कंप्यूटर की, डेटा की, फ़ोन की, सोशल मीडिया की, ट्विटर की, फेसबुक की, यूट्यूब के भाषणबाजी की। इनको दुर्भाग्य से ज़मीनी जानकारी है बहुत कम नेताओं को। कार्यकर्ता इनके बेसिक पे है नहीं। बीजेपी के नेताओं ने क्या किया, उनमें अधिकतर नेता जो हैं, खासकर देश के 2 बड़े नेता, नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और दूसरे अमित शाह। आप उनकी लाख आलोचना कीजिए अगर आप उनके विरोधी हैं तो, आप उनके बारे में तमाम तरह की बातें गढ़िए अगर आप उनके विरोधी हैं तो, मगर आप ये इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि वो जहाँ तक पहुँचे हैं वो रास्ता उन्होंने वास्तव में ग्राउंड से तय किया। उनको ग्राउंड की नॉलेज बहुत है, वोटिंग पैटर्न की उनको नॉलेज बहुत है, उनको बूथ मैनेजमेंट की नॉलेज बहुत है। ऐसा नहीं है कि रायबरेली में चुनाव हुआ और राहुल गांधी वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, 70 लोग जो हैं बस्ते छीन के ले गए उनके, ऐसा नहीं है। आप नरेंद्र मोदी अमित शाह के सामने बैठ करके उनको मूर्ख नहीं बना सकते। वो बूथ मैनेजमेंट जानते हैं, क्योंकि वो जिस पद तक पहुँचे वो टॉप पद है, लेकिन वो आए बिल्कुल ग्राउंड से। इस बात का उनको लाभ है। कांग्रेस के नेता, बहुत अधिकतर नेता, मैं नाम लेके भी बता दूंगा तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बहुत अधिकतर नेता उस ग्राउंड पे नहीं पहुँचे हैं, उस ग्राउंड को उन्होंने नहीं पढ़ा है। तो ये जो मैंने आपको गांव की गलियों की, कस्बों की कहानी सुनाई है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा किया है, नेशनलाइज्ड किया है। जैसे आप जर्नलिज्म करती हैं, आपने एक स्कूल में एक टीचर के झाड़ू लगाने की खबर की। अब इस खबर को बड़ा कैसे करना है, आप अगर अच्छी जर्नलिस्ट हैं तो आप ये जानती हैं कि एक स्कूल में, हिंदुस्तान के किसी एक स्कूल में एक टीचर ने बच्चों से झाड़ू लगवा दी। अब आपको इस खबर को नेशनलाइज्ड करना है, तो ये आपका हुनर है कि आप इसे कैसे नेशनलाइज्ड करेंगे। ह्यूमन राइट घुसेड़ेंगे उसमें, चाइल्ड राइट घुसेड़ेंगे उसमें, किसी बड़ी नेता का बयान लेंगे उसमें, सरकार की पॉलिसी की बात करेंगे उसमें, स्कूलों के एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे उसमें, कितने स्कूल चल रहे हैं, क्या मिल रहा है, इस बात पर बात करेंगे। यानी बात तो एक होगी, एक गांव की होगी, मगर आप उसे देश की बात बता देंगी। ये हुनर है आपका। तो भारतीय जनता पार्टी ने गांव से, कस्बों से इस आइडिया को पिक किया और इसे बड़ा किया। लेकिन आप कहेंगे कि ऐसा यार तो चुनाव आयोग करा रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि वो जो गांव में बीएलओ वोट बनाता है और काटता है हर चुनाव से पहले, वो भी तो सरकार ही करती है। लेकिन उसका लाभ कौन लेता है? जो उस समय पावर में प्रधान होता है, जो उस समय पावर में नगर पंचायत अध्यक्ष होता है, लाभ तो वो लेता है और वो अपने तरीके से ऑपरेट करता है, क्योंकि उसको पता है बीएलओ लोगों कि वो प्रधान का आदमी है, चेयरमैन का आदमी है, इनसे नहीं बिगाड़नी है। डिट्टो ये गति जो है वो वहाँ जाती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। उसको पता है उसका प्रधान कौन है। यहाँ गांव वाला प्रधान नहीं है, यहाँ प्रधान कौन है। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, मगर फिर आप नहीं जाइए, गांव में और कस्बों में भी तो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना वो। वहाँ कौन सा प्राइवेट सर्वे करा रहे हैं, वहाँ भी इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो अभी ये जो सर्वे हुआ है जिसको लेकर के बवाल है, इसमें ये है कि विपक्ष का कहना यह है कि
जो हमको पड़ते हैं वोट वो तो आप काट रहे हैं, जो हमारे इनको पड़ते हैं वो आप बढ़ा रहे हैं। जैसे मैं दिल्ली से आपको समझाता हूँ, दिल्ली की विधानसभा है ओखला, दिल्ली की विधानसभा है मुस्तफाबाद, है ना। दिल्ली की विधानसभा ओखला और दिल्ली की विधानसभा मुस्तफाबाद मुस्लिम बहुल विधानसभा है। हाँ। जैसे पुरानी दिल्ली, तो ये मुस्लिम बहुल विधानसभा, यहाँ 50-50 हज़ार वोट फर्जी है, काट दी फर्जी बता करके। दिल्ली की विधानसभा है कालका जी, यहाँ 50,000 वोट बढ़ गई। सिंपल कहानी है, बिल्कुल सिंपल कहानी है। बिहार में 65 लाख वोट कटी, हरियाणा में लाखों प्रभावित हुई, महाराष्ट्र में लाखों प्रभावित हुई, 30-42 लाख, 30-32 लाख कटी। किसकी ऐड किसकी हुई? अपोजिशन का कहना यह है कि ये योजना बना करके इलेक्शन कमीशन कर रहा है, वो हमारे पक्ष के वोट तो काट रहा है क्योंकि उसको मोहल्लों का पता है। जैसे मैंने आपको ओखला का, मुस्तफाबाद का उदाहरण दिया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आज एक सूची आई सहारनपुर की। सहारनपुर के एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक सूची जारी की, टिंकू अरोड़ा उनका नाम है। उन्होंने 10-12 मोहल्लों के नाम लिखे और 10-12 मोहल्लों के नाम लिखने के बाद उनके सामने उन बेल्लों का नाम लिखा और फिर उसके सामने बेल्लों का मोबाइल नंबर लिखा और कहा कि आपको SIR के संबंध में अगर कोई बात करनी है तो इन बेल्लों से बात करें। उसको एक नेता ने वायरल कर दिया सूची को। उस सूची में क्या था कि जितने मोहल्ले थे वे थे छिपियान, कंभों का पुल और रांगड़ों का पुल, यानी मोहल्ले तो सब मुस्लिम बहुल थे और बेल्ले सबके थे अमित, सुरेंद्र, रामकुमार, श्यामपाल। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि बताइए ये वोट काटेंगे या बनाएंगे? ये उन्होंने करके किया। तो मुस्लिम बहुल इलाकों में बेल्लो कौन है? तो अपोजिशन को ये डाउट है कि ये काम फेयर नहीं होगा। SIR में प्रॉब्लम नहीं है, SIR में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात में है कि अपोजिशन को ये डाउट है कि ये फेयर नहीं होगा, फेयर हो नहीं रहा। सर एक ये भी तो, जब बिहार में SIR हुआ तो ये भी एक बात उठ रही थी कि आपको ये चीज़ 1 साल पहले से करानी चाहिए थी। आपने बिल्कुल इलेक्शन सर पर जब आ गए तब क्यों करवा रहे हैं आप? तो जल्दबाजी में लोग कहाँ से, और फिर जो उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स मांगे वो तो लोगों के पास थे ही नहीं बिहार में। तो खासकर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं है, मैं डाउट्स की बात कर रहा हूँ। बादशाह डॉक्यूमेंट्स तो अमित के पास भी नहीं है और अमजद के पास भी नहीं है, वो जो मांग रहे हैं। मैं डाउट्स की बात कर रहा हूँ कि डाउट्स क्या है। डाउट्स ये है, मान लो डॉक्यूमेंट्स दे भी दिए, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ। मान लो डॉक्यूमेंट्स दे भी दिए तो ये तो BLO का काम है ना चढ़ाना। बिल्कुल, वो किसका चढ़ाएगा किसका नहीं है उसके हाथ में। अजीत अंजुम साहब की आपने एक रिपोर्ट देखी होगी। हाँ, बिल्कुल, जिसपे उनका FIR भी हो गई। FIR भी हो गई थी, जिसमें वो ये दिखा रहे थे कि देखो BLO इनकी तो चढ़ा रहा है, इनके चढ़ा नहीं रहा। जिन विधानसभा सीटों को RJD पिछले 15 साल से लगातार जीत रही थी, इस बार वो भी हार गई। और डाटा आया तो ये डाटा आया कि जो उनका जीत का अंतर है उससे ज़्यादा यहाँ वोट कटी इस बार। प्रश्न ये है कि वर्क कितना है, काम कितना है, अध्ययन कितना किया, प्रश्न ये है। रिसर्च कितनी की, NDA के लोगों ने रिसर्च कितनी की कि यहाँ कितनी काटनी है। तो ऐसा लगता है, जैसे अपोजिशन कुछ नेताओं ने बयान किया कि ऐसा लगता है जैसे एक ही टेबल पर बैठ के इलेक्शन कमीशन और एक ही टेबल पर बैठ करके NDA के नेता तय करते थे कि यहाँ ये कर दो। इस तरह के आरोप हैं जो अपोजिशन के लोग लगा रहे हैं। अब आपने रैली का जिक्र कर दिया, तो रैली आप 1 कीजिए, 10 कीजिए, 5 कीजिए। आपको पता था ना कि महाराष्ट्र में ये हुआ, बिल्कुल आपको पता था ना कर्नाटक में ये हुआ, लोकसभा चुनाव में भी कुछ जगह पर ये हुआ, आपको पता था, लेकिन आप रोक नहीं पाए। यही मेरा एक सवाल है इससे जुड़ा हुआ कि इतनी देर क्यों कर देते हैं? जब हो जाता है सब तो आप इतने 6 महीने बाद हम उस आंकड़े का क्या करें जो आप निकाल के लाए हो? जब ये हुआ तब आप कहाँ थे? देखिए, एक तो ये सिचुएशन है कि इनको जो है शायद इसलिए क्योंकि ये अपनी योजना को संभलने का और समझने का मौका नहीं देना चाहते। लेकिन फिर अपोजिशन का ब्रेन कहाँ है? अब जैसे उत्तर प्रदेश में टाइम है, बंगाल में टाइम है चुनाव में, और आपको ये पता है कि चोरी हो रही है। हाँ,
उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है कि उत्तर प्रदेश में हमने देखे हैं, मैं अगर सही बताऊं तो मैंने अपनी लाइफ में जो चीफ मिनिस्टर्स देखे हैं जिनकी वर्किंग देखी है, मैंने कल्याण सिंह की वर्किंग देखी, मुलायम सिंह की वर्किंग देखी, राजनाथ सिंह की वर्किंग देखी, मायावती जो है उनकी वर्किंग देखी, और मैंने अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ सबकी वर्किंग देखी। तो मायावती जो है उनकी जो वर्किंग थी उसको थोड़ा मैं डिफ़र करके अगर बताऊं तो योगी आदित्यनाथ की जो वर्किंग है उसमें इनका एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत कंट्रोल है। कुछ वो मनोभाव से ऐसे हैं, ऐसे लोगों को नियुक्ति दी गई है जो मन से एक पार्टी विशेष के हैं। शपथ उन्होंने जरूर संविधान की खाई है, वर्दी के करते हुए निष्ठा की शपथ जरूर उन्होंने ली है, लेकिन काम जो है वो एक राजनीतिक पार्टी का करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें जो आपने सवाल किया है वो ये है कि बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश को लेकर के शायद एक राजनीतिक पार्टी कॉन्फिडेंट है कि 1 साल पहले करा लो या 1.5 साल पहले करा लो, यहाँ तो कागज़ में तो वही लिखा जाएगा जो हम चाहेंगे। और वो विश्वास होने का एक वजह भी है, जिस प्रकार से विरोधियों को ठिकाने लगाया गया है उत्तर प्रदेश में, तो उनको ये विश्वास भी है अरे आजम खान जैसा बकरी चोरी में जेल भेज सकते हैं तो किसकी हिम्मत है कि हमारे खिलाफ बोल लेगा। बिहार में थोड़ा यही स्थिति नहीं थी, वहाँ अचानक से इसलिए किया गया कि उन्हें समझने में और संभलने में अवसर टाइम लगे। यहाँ कॉन्फिडेंट है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो शासन प्रशासन के खिलाफ 4 शब्द कह दे। मान लो BLO का गट्टा पकड़ ले, गट्टा पकड़ना समझती हैं आप? जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव ने ये कहा अपने प्रत्याशियों को कि सब लोग जो है सचेत रहें कि कुछ ज़्यादतियाँ हो सकती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी जो इस समय सांसद हैं हरिंदर मलिक, उन्होंने कहा कि अगर DM ने मेरे साथ कुछ ऐसी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं उसका गट्टा पकड़ लूँगा। गट्टा मतलब ऐसे पकड़ना, हाथ पकड़ लो। हाँ, गट्टा पकड़ लूँगा यानी रोक दूंगा गलत काम करने से। तो गट्टा पकड़ने का साहस किसमें है? प्रॉब्लम यह है कि एक BLO गलत नाम चढ़ाएगा तो गट्टा पकड़ने का साहस किसमें है? इसलिए उत्तर प्रदेश में जो है वो कॉन्फिडेंट है कि यहाँ तो बाबा की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं होगी कुछ बीच में बोलने की। ये एक इशू है जो आप कह रहे हैं जल्दी वाला, पहले क्यों करते हैं? तो यहाँ इसलिए टाइम दिया है, और वो संभलने और समझने का मौका ना मिले, डॉक्यूमेंट जुटाने में भी समय लगता है। बिल्कुल, और उस वक्त हुआ ये जब बिहार में तो बाढ़ आ रही थी। हाँ, उस समय बाढ़ भी आ रही थी, और एक इस पर फोटो लगता है आजकल SIR का नया फॉर्म देखा आपने? नहीं देखा? हाँ मैंने देखा, वो घर आया है हमारे, तो उसमें जो है ये प्रॉब्लम है कि फ़ोटो लगेंगे उसमें। 3 दिन से मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जितने लोग हैं सबको आपस में कॉल आ रही है, खासकर जिन लड़कियों की शादी हो गई वो अपने घर फ़ोन कर रही हैं, मम्मी पापा का और अपना 2003 से पहले का पहचान पत्र भेज दो व्हाट्सएप पे। हज़ारों कॉल है ये, बता दूं आपको, पापा का ये पूरा चल रहा है इस समय, 2003 से पहले का पापा का और मम्मी का पहचान पत्र भेज दो, क्योंकि 2003 में जिन्होंने वोट नहीं किया है उनको प्रमाण के तौर पे अपने माता पिता के होने का सबूत देना पड़ रहा है कि मेरे माता पिता हैं, तो इसलिए वो अपना डाटा मांग रही है। अब तो DNA का टेस्ट और ना मांग ले बस, वही रह गया है। हाँ। सर मेरा अगला सवाल ये है कि आधार कार्ड को तो मानते नहीं है ना। हाँ, आधार कार्ड जो है उसको नहीं मान रहे। सर मेरा अगला सवाल ये है कि बिहार में चुनाव के बाद क्या ओपोजिशन ने ये मान लिया है कि उनको जनता ने नहीं हराया, एक करप्ट मैनेज सिस्टम के वजह से वो हारे? हाँ 100% मान लिया है, 100% अपोजिशन ने मान लिया है। अपोजिशन के एक एक नेता के मन में, हालांकि हमने पिछले चुनाव में जब आपसे चर्चा की थी संभवतः, तो मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि मात्र एक कारण नहीं है ये हार का, हाँ ये सबसे बड़ा कारण है। SIR बिहार में अपोजिशन के हार का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन गलत टिकटों का वितरण हुआ, परिवार में कलह हुई, असदुद्दीन ओवैसी को का फैक्टर, मुकेश सहनी को डिप्टी CM घोषित करना और असदुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहना, तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो बिहार में कांग्रेस और RJD में तालमेल की कमी, चुनाव का ध्रुवीकरण हो जाना, महिलाओं के अकाउंट में जीविका दीदी के नाम के 10,000 रुपये चले जाना,
जो वहाँ बाहुबली लोग हैं उनका पूरी ताकत से सत्ता पक्ष के साथ में खड़ा हो जाना, इन्फ्लुएंस करना, फ्लोटिंग वोटर को अपने पक्ष में बहा लेना, तो ये बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अपोजिशन जो है वो ये बात पूरी तरह से पूरे मन से मान के बैठ गया है कि उनको वो हारे नहीं, उनको हराया गया है। और हराने का जो सबसे बड़ा रीज़न है जिसको अपोजिशन ने बताया है, जिसको लेकर के उनकी मीटिंग्स हुई हैं, वो एक ही रीज़न है और वो है कि हमारे वोट काटे गए और सत्ता पक्ष को वोट करने वाले लोग जो हैं, यानी उनका जो समर्थक समूह है, उनके वोट बढ़ाए गए। ये मुश्किल काम नहीं है ये पता लगाना कि जैसे मेरठ है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो मेरठ में जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वो है तारापुरी, रशीद नगर, तो वहाँ लगभग 70 से 80 हज़ार मुसलमान रहता है। लेकिन जो दूसरे इलाके हैं जैसे मेरठ सिटी शहर है, शास्त्री नगर है या हुमायूं नगर, जाकिर नगर है, नाम से ही लग रहा है, तो पता चल जाता है मेन लोगों की या सभी को पता चल जाता है कि किधर के वोट किसके हैं, किसके हैं। फिर बूथ बोलता है कि ये 5 साल से ये भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, इस बूथ पे 5 साल से समाजवादी पार्टी को वोट पड़ रहा है, तो पता चल जाता है। बहुत सिंपल वे है, कोई इतना बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है कि ये पता ना चले कि किधर की वोट बढ़ानी है किधर की घटानी है। अगर लाभ देना है तो, काम फेयर नहीं करना है तो, फेयर करना है तो अलग सिचुएशन है, फेयर करना है तो अलग सिचुएशन है, लेकिन अगर फेयर जो है वो नहीं करना है तो आसान है। बेईमानी आसान होती है भाई, कठिन रास्ता तो ईमानदारी का होता है, यही जीवन है। सर मेरा अगला सवाल ये है कि आप इस पे थोड़ा सा एक बार फिर से रोशनी डालें कि ऐसा यार क्या है, क्यों हो रहा है, कराने का मकसद क्या है, कहाँ कहाँ हो चुका है, कहाँ कहाँ होना है, और बस यही। और कुछ लोग, एक समूह ये भी कह रहा है कि ये एनआरसी की तरह है, एक तरह की एनआरसी है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको, और वो ये है कि एक वर्ग है जो ये मानता है कि ये मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं और टारगेट करना चाहते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि देश में इस समय हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा निकल रही है, और बाकायदा उसमें देश की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज उसमें आ जा रहे हैं। सनातन धर्म यात्रा है वो। आप सोचिए कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल देश में, एक डेमोक्रेटिक देश में इस तरह की बात आप ओपनली करें, और सोच के देखिए कि कोई अगर इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर दे तो उसका क्या हश्र हो जाएगा। बिल्कुल। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एसआईआर या एनआरसी जैसे मुद्दे जो हैं वो किसी एक समूह को उनके लिए ट्रबल मेकर हो रहे हैं। बंगाल, असम, बिहार, ये 3 ऐसे स्टेट हैं, बिहार और बंगाल बांग्लादेश का बॉर्डर आप कह सकते हैं, असम बर्मा का, जहाँ ये कहा जा रहा है कि यहाँ बड़ी संख्या में घुसपैठिए आ गए। अच्छा, कई बार ऐसा लगता है कि फैक्ट क्या है, मैनिपुलेशन क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। मैं आप पे कोई आरोप लगाऊं, कोई भी गलत आरोप, और आप सफाई भी ना दे पाए, तो सवाल ये है कि एसआईआर तो होता रहा है, हुआ भी है, मगर नीयत कैसी है? क्या आपकी नीयत जो है वो सर्वधर्म संभाव की है? आपका जो काम है क्या वो पूरी तरह फेयर है? क्या आप वास्तव में जिन लड़कियों की शादियां हो गई उनकी वोट काट रहे हैं? जिनकी मृत्यु हो गई क्या वास्तव में उनकी वोट काट रहे हैं? या आपने एक नज़रिया बदल लिया है, जैसा गांव देहात की राजनीति में 20-25 साल से 50 साल से होता आया है? ये नए जमाने की बूथ कैप्चरिंग है। तो ये सवाल अपोजिशन के लोग लगातार उठा रहे हैं। काम अगर फेयर हो तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपकी बात में बहुत वजन है कि मुसलमानों में
SIR को लेकर के बहुत दहशत है, डर गए। क्योंकि सेकंड क्लास सिटीजन होने का मतलब क्या है? 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप किसी ऐसे देश में रहते हैं जहां आप उस धर्म के नहीं हैं, जिस धर्म के लोगों की सरकार है, बिल्कुल। और वो देश या तो किसी एक मज़हब का हाँ। इस्लामिक राष्ट्र है, या जैसे ईरान है, सऊदी अरब है, या कभी किसी एक धर्म के लोगों का देश है। एक स्थिति तो ये है, और दूसरी स्थिति ये है कि आपको वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। क्योंकि जेन्युइनली आपने अपनी बातचीत के बीच में कहा था, सही कहा था आपने, बिहार में ऐसे हजारों घर हैं जो झोपड़ियां हैं। आप जाइए तो बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, गोंडा में, बस्ती में, बलिया में, बलरामपुर में, गोरखपुर में, मऊ में, घोसी में, बनारस में, आप दूरस्थ इलाकों में जाएं, बेशक की सरकार ने पक्के घर बहुत बनवा दिए, 3 लाख 3.5 लाख घर बनवा दिए, लेकिन फिर भी अभी तक गरीबी मिट नहीं पाई है। झोपड़ी पे पक्की दीवारें आ नहीं पाई हैं। एक बारिश उनका सब कुछ बहा ले जाती है। ये तो बहुत मैच्योर, बहुत पढ़े लिखे लोग ही हैं जिनके पास से पुराने कागजात होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। मैं एक और आपको घटना बता देता हूँ जी। अभी मैं छुट्टी गया था घर, तो मेरे घर के मैं चला गया अपने रिलेटिव के यहाँ, तो वहाँ एक महिला आई, तो वो महिला वही फॉर्म लेकर के आई जो चल रहा है SIR का, और वो 4-5 लोग बैठे थे परिवार के। वो उसके बेटे का फॉर्म था, बड़ी घबराई हुई थी, मुस्लिम महिला थी, मेरे से कहने लगी कैसे भरा जाएगा, क्या क्या होगा, अब क्या होगा, आशंकाएं बहुत हैं। फॉर्म जाके खुद लाना पड़ रहा है, जबकि ड्यूटी है BLO आएगा, वो दे के जाएगा, भरवाएगा, ले जाएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कट जाए तो कट जाए वोट। तो नीयत अलग चीज़ है, नीति अलग चीज़ है। नीति तो आप बना रहे हैं, मगर नीयत कैसी है आपकी? इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है वो सवालों के घेरों में है। उनका जो पूर्व का रिजल्ट रहा है वो काफ़ी सवालों के घेरों में खड़ा रहा है, नेगेटिव रहा है। सर SIR तो है ही चर्चा में, और इसी बीच राहुल गांधी ने 3-4 कॉन्फ्रेंस भी कर दी। अभी आपने अपनी बात में कहा भी कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, कुछ विधानसभा को उन्होंने मतलब उस पर रिसर्च करवा के अपनी टीम से कुछ ऐसे ऐसे खुलासे करे जो सब उसको देखकर चौंक गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। मतलब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उनको उनकी बात को सीरियस लेना बनता है। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें ऐसा कुछ रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, जो भी बातें करी उन्होंने, वो भी उसमें भी कोई हमें वज़न दिखा नहीं इलेक्शन कमीशन की बातों में। तो जैसे इलेक्शन कमीशन है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर ऐसे आरोप लगे तो उनको तो नैतिकता के तौर पर ही रिज़ाइन दे देना चाहिए, लेकिन उस पर कोई असर हमें दिख नहीं रहा है। ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगने के बाद भी, वोट चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है, ये इल्ज़ाम लग रहा है कि बिक गए हैं, मिल गए हैं पार्टी के साथ, सरकार के साथ, तो ऐसा क्या है कि कुछ असर नहीं पड़ रहा? पूरा देश भी बोल रहा है अगर, तो भी कुछ असर दिख नहीं रहा है हमें। नशा होता है ये भी, एक तरह का नशा होता है कि सारी दुनिया कहेंगे तो फिर हम भी तब भी नहीं मानेंगे। दीवानगी है। एक बार ऐसा हुआ, सॉरी आज मैं किससे बहुत सुना रहा हूँ, एक बार ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ एक लड़की जो है वो अपने किसी प्रेमी के साथ चली गई। उसके बाद उसके परिवार के लोगों ने कहा कि माँ ने उसकी कि मुझे इससे बात करनी है बच्ची से। तो हमने इंस्पेक्टर साहब से अनुरोध किया कि इसकी माँ को इससे मिलवा दो। तो उसको मिलवाया, 2 घंटे माँ के साथ बातचीत हुई, वो रोने लगी। हमें लगा कि अब कन्विंस हो गई, मजिस्ट्रेट के यहाँ बयान हो गए, कहने कि मैं अपने माँ बाप के पास रहना चाहती हूँ, दुख दर्द। जैसे ही वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास गई, उसने अपने बुरके के अंदर से हाई कोर्ट के कागज़ निकाले और कहा जी मैं तो उस लड़के के साथ अपनी मर्जी से रहना चाहती हूँ। उसकी माँ बेहोश होकर वहीं गिर गई, बाप रोने लगा। तो ये नशा है, ये बिल्कुल उसी तरह का नशा है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसे किसी की सुननी नहीं है, अपना टारगेट अचीव करना है, उसको बस उन्हीं की सुननी है जिनके प्रति वो
ईमानदार है। ईमानदार है, और किसी को सुननी ही नहीं, सबको कहेंगे ये ऐसे 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 ऐसे, सबको कहेंगे, करना वही है जो उसका मन। ईमानदार है या बेईमान है, मतलब दो थ्योरी है। कह सकते हैं बेईमान, हमारे लिए बेईमान है, हाँ, उनके लिए ईमानदार है। वो अपोजिशन के लिए, हाँ। अपोजिशन के लिए बेईमान है, उनके लिए ईमानदार है। हो सकता है कि उनको वहाँ से वो सब मिल रहा हो जो वो अपोजिशन से ना मिल रहा हो, कुर्सी बड़ी मिल रही हो। सुना है कि उनके एक बेटी जो है वो नोएडा की डीएम है, एक दामाद उनके एक दूसरी जगह डीएम है, एक दामाद उनके कहीं और डीएम है, एक और बेटी उनकी आईआरएस है। इस तरह के आरोप अपोजिशन के लगाते हैं। प्रश्न ये है कि जो हम उसको समझते हैं वो ये है कि कितने भी आरोप लगें, चाहे वो सच्चे हैं या झूठे, बेशर्मी उन्होंने अख्तियार कर ली है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, आज कहानियाँ बहुत याद आ रही हैं। अगर आपको अपने कप्तान की नीयत पर शक है, अगर आपको अपने लीडर की नीयत पर शक है, ये यूनिवर्सल थ्योरी है, इंटरनेशनल थ्योरी है, किताबी थ्योरी है। अगर आपको अपने लीडर की नीयत पर शक है तो वो लीडर का नैतिक दायित्व बन जाता है कि वो रिजाइन कर दे। ऐसा हुआ भी है। इसको नैतिकता के आधार पर दिया गया इस्तीफा कहते हैं। हाँ। और यहाँ तो रैली करने की बात कर रही है कांग्रेस, 1 लाख आदमी इकट्ठा करेगी। यहाँ तो रोज अपोजिशन का लीडर, भारत के अपोजिशन का लीडर राहुल गांधी सड़क का आदमी नहीं है, वो बिल्कुल विपक्ष का नेता है, देश का दूसरे नंबर का व्यक्ति है, प्रधानमंत्री का। वो रोज बताता है कि साहब आप बेईमानी कर रहे हो, तो वो धमकी देता है इलेक्शन कमीशन, या तो तुम शपथ पत्र दो नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ। आप मतलब हाइट देखिए, आप बिल्कुल आप हाइट देखिए, कह रहे या तो तुम शपथ पत्र दो, अपोजिशन लीडर कह रहे हैं नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ ही। तुम्हारे खिलाफ। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है। अब ये कांग्रेस रैली करे, अपोजिशन के सारे पार्टियों को इकट्ठा करे, उसके बाद प्रदर्शन करे, उसके बाद में जो है वो हर जगह इनको वो करे। हाँ, ये मान के चलिए आप कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा जैसा चल रहा है तो इलेक्शन कमीशन का जो कैरेक्टर है, उनकी जो लेगेसी है, वो जो टीएन शेषन ने स्थापित की थी, वो बर्बाद हो चुकी है। हर एक मन में सवाल तो है, हर एक मन में सवाल तो है। तो अभी जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है कि खतरा पैदा हो गया है कि ये लोग संसाधनों का प्रयोग करके ऐसे छोटे बड़े राज्य में कहीं भी ऐसे कर सकते हैं, तो क्या एनडीए के अपोजिट पार्टी जो है, जितनी भी पार्टियां हैं, उनका मतलब डिसीजन लेने का अब समय आ गया है, ऐसा कुछ? नहीं, क्या डिसीजन ले? देखिए जैसे बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश बिहार से डबल से थोड़ा सा कम है। हाँ। 243 सीटें हैं बिहार में, 403 है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की लगभग 25 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनकी सीमा बिहार की विधानसभाओं से मिलती है। तो जो मान लो, हमने पिछली बार भी चर्चा की, मान लो इन्होंने वहाँ 40 MP लगाए भारतीय जनता पार्टी ने, यहाँ 80 लगा देगी काम करने के लिए, फोर्स डबल कर देंगे, पॉलिटिकल ताकत दोगुनी झोंक देंगे। वहाँ 2 प्रभारी थे, यहाँ 4 जोन में बांट करके पूर्वांचल, अवध, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड, 4 जोन में बांट करके यहाँ 4 प्रभारी बना देंगे। तो हो तो कहीं भी सकता है, बिहार में भी हो सकता है, बंगाल में भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, महाराष्ट्र में भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मगर हाँ, इनको फ़ायदा ज़्यादा आसान वहाँ है जहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी इनकी हो और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनकी हो। क्योंकि ऐसे यार को लेकर केरला गवर्नमेंट ने तो ये कहते हैं ना, हम नहीं होने देंगे। वहाँ का जो मुख्य चुनाव आयुक्त तो उत्तर केरला स्टेट है, उन्होंने भी ये कह दिया कि हमको जरूरत नहीं है। तो ममता भी जरूर, क्योंकि उद्देश्य पता ना करेंगे क्या, तो ममता भी जरूर वो करेगी। तो आसान वहाँ ज़्यादा है जहाँ स्टेट में भी गवर्नमेंट सेम हो सेंट्रल गवर्नमेंट की। और फिर हम ये क्यों कह रहे हैं बार बार कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट करा रही है? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्य CEC, मुख्य जो चुनाव आयोग जो है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है जरूर, मगर बॉडी तो इंडियन गवर्नमेंट की है ना। भाई कहने के लिए तो आप इंडिपेंडेंट है, लेकिन मैं कहाँ सर्विलांस कर सकता हूँ आपको? तो इशू तो बस ये है ना कि आप जो है वो मतलब सारा घूम फिर करके सब कुछ कहीं आके टिकता है, तो वो व्यक्ति विशेष की नैतिकता, उसके एथिक्स पर आकर टिकता है। अब आप देखते होंगे ट्रैफिक पुलिस वाला 100 रुपये रिश्वत लेता है तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि तुम 100 रुपये रिश्वत ले लो।
500 रुपये का चालान ना करके। हम्म दरोगा, पुलिस, सिपाही, इतने सारे लोग पकड़े जा रहे हैं रिश्वत लेकर के भी। एक आईजी पकड़ा गया पंजाब में, हम्म लाखों रुपए, सैकड़ों रुपए लेकर के लोग जो है पकड़े जा रहे हैं। हम्म तो आप ये बता दीजिए कि ये जो पकड़े जा रहे हैं करप्ट पुलिस या करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर या पॉलिटिशियंस, ये जो पकड़े जा रहे हैं, कहीं लिखा थोड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन में या वर्दी पहनते समय इन्होंने शपथ ली थी कि मैं बेईमानी भी करूँगा, यही ली थी ना ईमानदारी से अपना, मैं पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से राष्ट्र सेवा के समर्पित अपना कार्य करूँगा, यही तो ली थी ना शपथ। लेकिन कर रहे हो। आदमी बड़ा या छोटा नहीं होता, हार्ड मास की संरचना तो सबकी एक जैसी है। बेईमान तो कोई भी हो सकता है, छोटा भी है बड़ा भी। उद्देश्य तो ये है ना कि जो आपने शपथ ली है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संविधान के प्रति, उस पर आप पूरे नैतिकता के आधार पर पूरे एथिक्स के साथ टिके रहें। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि देश में एक खतरा मंडरा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का। तो अगर ये एग्जीक्यूट, उसकी चर्चा भी हो रही है कि एग्जीक्यूट हो सकता है, उसके लिए एक समिति भी बनी है। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या ओपोजिशन को अपने बैग पैक कर लेने चाहिए अब हमेशा के लिए? एक बार में सब कुछ हो जाएगा ना, बार बार क्यों टेंशन लेंगे? भाई कभी स्टेट का चुनाव आए, कभी स्टेट का चुनाव आए, कभी जो है वो केंद्र का चुनाव हो, एक ही बार में, एक बार में। और वैसे भी एक प्रपोजल चाहिए होता है। हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उद्देश्य है वो उससे पूर्ति हो जाएगी कि कितने स्टेट का साथ है। तो एक ही बार में जो है, एक ही झटके में सब सफाया कर देंगे और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का सबका समर्थन भी मिल जाएगा और जो उद्देश्य है उनकी आसानी से पूर्ति हो जाएगी। बहुत सारे इश्यूज है ना, चुभता है ना ये। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, चुभता है ये। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक विशेष समूह के लोगों को चुभती है, जो उनका ड्रीम है। तो ड्रीम उनको लगता है कि 1947 में जब पाकिस्तान अलग हो गया और इस्लामिक राष्ट्र बन गया, तो हम हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना हमारा देश? जब बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, उनको लगता है तो हमारा देश जो है वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी ज़्यादा मजबूत थ्योरी है, क्योंकि उसके लिए जो है 2/3 से ज़्यादा राज्यों का सपोर्ट चाहिए एक तरफा, और राज्यों में सरकारें जो हैं वो एक तरफा समर्थन करें केंद्र सरकार के प्रस्ताव की, तो उस दिशा में समझौते बढ़े वो आगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन में यह है कि 2 बार मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा सब लोग जानते भी, समझते भी, मानते भी। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि ओपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है, एलिगेशन लगाती है, राहुल गांधी भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा यार चल रहा है, अब आप इसको रोक तो नहीं पाए हैं, तो जब चल रहा है तो आप क्यों नहीं अपने कार्यकर्ताओं से लोगों के काउंसलिंग करवाते हैं या फॉर्म भरवाते हैं ताकि उनके वोट ना काटे जाएं? ये क्यों नहीं सुनिश्चित करते हैं? ये क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, पहले तो ये लोग भाषण बहुत देते हैं। अभी आप देखिए, भारत में राजनीति पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया की हो गई है। शर्म आनी चाहिए, वहीं पे लड़ाई होती है। शर्म आनी चाहिए इस देश के नेताओं को, अपोजिशन के भी, और मैं कह रहा हूँ कि पोजीशन के भी। उनका बहुत मैक्सिमम टाइम जो है वो रील बनाने में गुजर रहा है। खुद रील बना रहे हैं, गाना लगाते हैं, उसमें गाना लगाते हैं, इधर चलने की उधर चलने की। हर काम हो ही इसलिए रहा है कि रील बन जाए। 4 लोग साथ में खड़े हैं, उनमें से एक को कहते हैं कि तुम मेरा इस एंगल से बनाओ, तुम मेरी इस एंगल से बनाओ। बड़े बड़े नेता फ़ोन लेते हैं हाथ में, स्क्रॉल करते रहते हैं, कितनी चल गई, व्यूज़ देखते रहते हैं। नेता लोग इसी से डिफाइन करता है मैं कितना बड़ा नेता हूँ। किसी की 1 मिलियन रील चल गई तो वो कहता है अरे देखो मेरी 1 मिलियन चल गई, वो वहाँ का सांसद है, उसकी तो 10,000 ही चली है। रील फोकस्ड है, सोशल मीडिया फोकस्ड है। कपड़े इसलिए बदलते हैं सोशल मीडिया पोस्ट कर सके। गाड़ी से ऐसे उतरते हैं यार, पोस्ट करो ऐसे। 4 गाड़ी लेके चलते हैं रील बनाने के लिए। जनता से बात करेंगे तो रील बनाने के लिए, केला देंगे उसको तो रील बनाने के लिए, भाषण देंगे तो रील बनाने के लिए। अपने नेता की नज़र में, अगर बड़े नेता की नज़र में चढ़ना चाहते हैं तो उसकी तस्वीर को चूमेंगे रील बनाने के लिए, उस पार्टी के झंडे को चूमेंगे रील बनाने के लिए। तो रील की बीमारी हो गई है इन्हें। इस देश में टीबी से, कैंसर से ही बड़ी बीमारी रील की बीमारी हो गई है। नेताओं को हो गई है, दिखावे की बीमारी है, रील की बीमारी है। चलिए यंगस्टर को हो जाए तो समझ में आता है, लड़कियों को हो जाए, लड़कों को हो जाए तो समझ में आता है उनकी लाइफ है। नेताओं को क्या मतलब है? एक सड़क बनाएंगे,
10,000 ट्विटर पर ट्रेंड कराएंगे। जिस दिन कोई काम करेंगे उस दिन उसको सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराएंगे। फोकस ये रहेगा किसी तरह सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो जाए। 1 गज फाड़ेंगे 100 गज नापेंगे, ये समस्या हो गई है। तो SIR पर कहाँ समय देंगे वो? बूथ पे जाके किसका एक बताओ। नहीं तो अब तक तो इन्हें हजारों सुविधा केंद्र खोल देने चाहिए थे। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी को सरकार चाहिए तो बहुत काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। सरकार चाहिए तो बहुत काम करना पड़ेगा। सेंटर बनाने पड़ेंगे, हेल्प डेस्क बनानी पड़ेगी गांव-गांव में। अगर BLO नहीं सुन रहा है उसे फोकस रखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। नहीं सुन रहा है तो ऑन पेपर लूप में रख करके, लिखित में दे करके DM, SDM, ADM को लिखना पड़ेगा, मेल पर लिखना पड़ेगा, इलेक्शन कमिश्नर को टैग करके लिखना पड़ेगा। सरकार चाहिए तो 1.5 साल, जब तक सरकार चुनाव ना हो जाए तब तक जो है पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा। 5 दिसंबर तक जो है फॉर्म जमा करना है, 5 नवंबर से। कितना काम हो गया इनका एक बार पूछ लो। कितने हेल्प डेस्क बनाए हैं, राहुल गांधी बता दें, अखिलेश यादव बता दें। आपके कितना आपने हेल्प डेस्क बना दिए, सुविधा केंद्र आपके कार्यकर्ताओं ने कितने बना दिए, कितने काम कर रहे हैं, इतिश्री कर रहे हैं। एक वो पर्चा सा लेते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, SIR भरने का तरीका, 5,000 उनको व्यूज़ आ जाते हैं, नेता खुश होते हैं, साहब मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो ये बताओ जिस जगह आप रह रहे हो वहाँ आपने प्रैक्टिकली जाकर के 50, 100, 50, 200, 500 लोगों के फॉर्म भरे, भरवाए, वही सोशल मीडिया पे हैं एक्टिव। फिर हारेंगे तो फिर कोसेंगे, पहले इलेक्शन कमीशन को कोसेंगे, फिर साथ में BJP को कोसेंगे। लड़ाई तो बड़ी है ना, कोच तो बड़ा है। ये ऊर्जा दिखाएंगे तब दिखाएंगे जब टिकट मांगेंगे, तब कहेंगे साहब हमारा तो बहुत, हम तो बहुत, मैंने क्षेत्र में इतना काम किया, उतना काम किया, और जब काम दिखाने की बात आएगी तो बगल जाग जाएंगे। ये इशू है। अपोजिशन भी तो हवा हवा ही कर रहा है ना, हवा हवा। बिल्कुल। ग्राउंड पे वर्क इनका भी नहीं है। ये भी एक इशू है माही। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। आप इस पूरी चर्चा पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।